चलो। सो कोप इंडिया एट COP 29। COP 29 अभी हमने कल कल पूरी क्लास हमारी COP 29 पे ही थी, है ना। और इम्पोर्टेंट भी है। सो इंडिया का क्या स्टांस रहा? बेसिकली इंडिया क्लैरिफाइड इट्स स्टांस। एक जो प्लानिटरी जो सेशन था बेसिकली ऑफ UNFCCC, ठीक है। सो क्या नेगोशिएशन किया, क्या उसकी अपनी राय थी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए था, ठीक है। सो इंडिया का रुख क्या रहा, उसका उसके की एस्पेक्ट्स क्या रहे, इंडिया का स्टांस कहाँ था, कहाँ वो खड़ा था, ठीक है। तो एक उसने एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल बनाया है, जिसमें कि $1.3 ट्रिलियन का एक एम रखा गया है, जिसको आगे चलकर $600 बिलियन, 1 ट्रिलियन ज्यादा है 1.3, ठीक है। इस $1.3 ट्रिलियन में से $600 बिलियन के इक्विवेलेंट आपको ग्रांट मिलेगा रिसोर्सेज के लिए। इंडिया ने अपना दिया है कि हम $600 बिलियन का क्या करेंगे, ग्रांट दे देंगे, और इक्विवेलेंट रिसोर्सेज के इंडिया की तरफ से जाएगा, कंट्रीब्यूट रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये मेंस के लिए ठीक रहेगा ये पॉइंट, बट प्री के लिए भी देख के जाओ। मिटिगेशन में इसने क्या का स्टांस दिया है कि ये अपोज चेंजेस टू द स्कोप ऑफ मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, MWP में थोड़ा सा चेंजेस आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे जो चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली जो पेरिस एग्रीमेंट को लेकर है, ये 2020 का जो ये था बेसिकली, इन्होंने ये उनका कमिटमेंट था। तो इंडिया का स्टैंस क्या है? इंडिया का स्टांस है कि टेम्परेचर को लेकर, ठीक है, जो टेम्परेचर गोल है उसको किसी भी टाइप का जो 1.5 को कम करना था ना, 1.5 तक ही रखना था, अगर आप लोगों को पता हो तो। पेरिस एग्रीमेंट 2015 वाला। तो किसी भी परिवर्तन का विरोध किया कि नहीं भैया, इस पर थोड़ा छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है, ठीक है। जो कमिटमेंट वर्ल्ड लेवल पे, सॉरी, डेवलप कंट्री ने जो कहा था कि भाई इसको हम पूरा करेंगे, कमिटमेंट है हमारा, उस कमिटमेंट को पूरा जो डेवलप कंट्री है उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। एक जस्ट ट्रांजिशन की बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। फाइनेंशियली कोई भी जो डेवलप कंट्री है उसको वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इंडिया का तो स्टांस बहुत पहले से रहा है, बट डेवलप कंट्री का क्या स्टांस रहा है कि नहीं भाई, हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, आपको चाहिए तो खरीद लो। हम मशीन बेच सकते हैं बट टेक्नोलॉजी नहीं। डेवलप कंट्री का ये स्टांस है, प्रॉब्लमेटिक है ना। चलो, ठीक। ग्लोबल स्टॉक स्टेक की बात करें, ये वो GST नहीं है ना। तो इसमें जो अपोज, उस मैकेनिज्म का अपोज किया गया जिसमें जिसमें जो आपका पेरिस जो एग्रीमेंट था, ठीक है। अगर उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो ये इंडिया उसके अगेंस्ट होगा कि भाई आपको पेरिस, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए बट डिफरेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए बट डिफरेंट लेवल पे होनी चाहिए, किसी की 10% होनी चाहिए, किसी की 20%। और इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज जो है, इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्री, इन दोनों का सेम स्टांस है कि भाई जो ग्लोबल चेंज के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए ज्यादा अकाउंटेबिलिटी सेट की जानी चाहिए, ठीक है। क्रिटिसाइज भी किया गया है। चलो, अब यूई का जो डायलॉग टेक्स्ट था, इसमें भी इंडिया इंडिया का क्या स्टांस है, क्योंकि उसको नजरअंदाज किया गया, ओवरलुक किया गया, क्योंकि वो सिर्फ मिटिगेशन पे बात कर रहा था, ठीक है। चलो, अडेप्टेशन की बात करें,
देखो ये सब वर्ड्स जो है ना, ये अडेप्टेशन, मिटिगेशन, मल्टीपल टाइम्स क्या रखा हूं मैंने बताया आप लोगों को कि ये मेंस में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके आंसर में। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज सभी लोगों के लिए है, कॉल मत कीजिएगा अभी, अभी बहुत ज्यादा काम चल रहा है मेरा। तो प्लीज जो भी मैसेज करना, मतलब आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप सिर्फ मैसेज कीजिए, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं खुद कॉल बैक कर लूंगा। ये सबके लिए है। ठीक है। चलिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स कुछ लोगों का कॉल आ रहा है और वो मुझे काफी परेशान कर रहा है। तो मैसेज करने से कोई मनाही नहीं है, आप दिन भर मुझे मैसेज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं उसको सहूलियत के हिसाब से देखूंगा। मुझे ये भी पता है कि आपको भी बहुत सारी अभी सफोकेशन हो रहा है, तकलीफ हो रही है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको भी समझिए, काम बहुत ज्यादा है। एक चीज को पकड़ रहा हूं तो दूसरा चीज छूट रहा है, ठीक है ना। चलिए, अडेप्टेशन की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली कॉल फॉर क्लियर जो प्रोग्रेस है, इंडिकेटर्स फॉर अडेप्टेशन एफर्ट। ठीक है। बाकू का एक रोड मैप भी बन गया है, ये आप देख ही सकते हो, बाकू रोड मैप। इंडिया ने अडेप्टेशन के लिए कहा है, ठीक है ये। हाँ, लेकिन जो इसमें एक चीज और है कि अपोज रिलायंस विथ थर्ड पार्टी डेटाबेस, यानी जो डेटा कलेक्ट होगा उसको थर्ड पार्टी को रिपोर्ट करने के लिए एडवोकेटिंग फॉर पार्टी सबमिटेड जो डेटा है उसका इंडिया ने क्या किया है, अपोज किया है। डेटा पर कोई थर्ड पार्टी पर हम रिलायबल करें, उसका ये इन्होंने अपोज किया है। ठीक है। चलिए, कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा और कुछ चेंजेस जो है, जो बेस्ट हो सकेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा, मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि चीजें, अब उससे ये होगा कि आपको क्लास में आना या वीडियो देखना, ये दोनों आपके लिए मजबूरी हो जाएगी। अगर क्लास में आप नहीं पढ़ के आए हैं, रीडिंग लेके नहीं आए हैं, तो फिर मेरी क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं अब थोड़ा सा इसका लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मर्जी आपकी होगी, कितना कोरिलेट कर पाइएगा अभी। ठीक है। चलिए, अब देखो, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है इन COP29, साइड इवेंट क्या करा किया उन्होंने, कुछ पार्टिसिपेशन वगैरह किया है। तो इंटीग्रेटिंग डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू अडैप्टिंग स्ट्रेटेजी। तो जो भी आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचा है उसको, उसके अनुकूलन रणनीति में उन अलग अलग नीतियां होंगी। मान लो कहीं पे फ्लड का डिजास्टर आया, कहीं पे ड्राउट है, कहीं पे कोई ट्विस्टर आ गया, तूफान आ गया है ना, साइक्लोन आ गया, तो सबके लिए अलग अलग रणनीति होगी। इन सबको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कुछ बेसिक चीजें, कॉमन चीजें, देखो सोल्यूशन पे तो अलग अलग काम होगा, ठीक है, लेकिन एक मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देखो, बहुत छोटा सा है, सबको समझ में आएगा। चोरी हो, डकैती हो, कुछ भी हो, जाना आती पुलिस ही है। बात समझ रहे हो। तो कोई भी डिजास्टर हो, जो एनडीआरएफ है उसकी टीम ही आती है। ऐसा तो है नहीं कि एनडीआरएफ की टीम में अलग अलग लोग होंगे, ऐसा तो नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है। चलो, अरे यार, चलिए। तो इंडिया ने क्या किया, ऑर्गेनाइज बाय इंडिया एंड कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सीडीआरआई। इंडिया ने सीडीआरआई, ये देखो यूपीएससी पूछेगा सीडीआई के बारे में, सीडीआरआई के बारे में। तो एक मैकेनिज्म पे इंडिया काम कर रहा है। ठीक है ना, 2019 में लॉन्च हुआ है। 17th जो जो आपके
स्मॉल आइसलैंड है, डेवलपिंग स्टेट है, SIDS, ये भी मैंने पिछली क्लास में करवाया है। लगभग 12 आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं अक्रॉस 17 स्मॉल, और $8 मिलियन इसमें खर्च होगा। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये पिछले महीने में भी CDRI पढ़ाया मैंने, SIDS पढ़ा रखा है, यहां भी है, तो दोनों चीजें कॉमन हो गई। बट कुछ कुछ पॉइंट वहां पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, तो आप दोनों को एक साथ कर सकते हो। ठीक है, चलो, मेंबर की बैठक वगैरह हुई है, ठीक है। एक जो एनर्जी उसकी बात हुई है, ट्रांजिशन की बात हो रही है, तो वो इंडिया और ISA के बीच में हुआ ही है। गुड़गांव में उसका ऑफिस है, फ्रांस के साथ है ना, सोलर अलायंस। 178 कंट्री आ चुकी है। ठीक है, चलो, इंडिया ने कुछ और भी कोई अपना कुछ काम किया है तो यहाँ बिल्कुल स्वीडन के इंडस्ट्री के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है, ये काम की चीज और है। बस इतना सफिशिएंट होगा। ये प्री के लिए आप लोग करते चलो। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन व्यापार एंड बाजार और बाजार। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग एंड मार्केट। कार्बन ट्रेडिंग से क्वेश्चन आता ही आता रहता है ना। तो ये पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें आर्टिकल्स उसका 6 है बेसिकली, जिसमें कार्बन ट्रेड के बारे में इसको नियमों का एक दशक वार्ताओं को अंतिम उसको फाइनलाइज किया गया। कुल मिला के जो कार्बन ट्रेडिंग है उसको फाइनलाइज किया गया है। ये आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 6 करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द इंडियन पीनल कोड और इंडियन आर्टिकल, नहीं, ये जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका आर्टिकल है ये, मोहित कुमार। ठीक है, तो आर्टिकल 6 ये UPSC नहीं पूछेगा, नेवर गोइंग टू बी आस्क्ड, बट ये जरूर पूछ सकता है कि पेरिस का जो समझौता है उसमें, उस एग्रीमेंट में प्रस्ताव क्या था। ठीक है, उसके उसका मैकेनिज्म क्या है पेरिस एग्रीमेंट का, ये जरूर पूछा जा सकता है प्री में भी। आज मैं देख रहा था एनवायरनमेंट का ही के PYQs में कि उसमें बेनिफिट्स वगैरह भी प्री में पूछा गया है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बट मेंस वाला चीज प्री में पूछा गया है। हालांकि वो बहुत इजी लेवल पे हो जाता है। चलो, तो उसको फाइनलाइज किया गया है, इसको अंतिम रूप दिया गया और कहा गया कि जो कार्बन बाजार है, मार्केट जो है, मैकेनिज्म, और गैर बाजार तंत्र दोनों नेशनल लेवल पे, कहां पे, नेशनल लेवल पे ये प्रदान करेगा उसको। अगर आपको सेटअप करना है, ठीक है, प्रोवाइड अ टूल एंड मैकेनिज्म फॉर द कार्बन मार्केट टू हेल्प कंट्रीज अचीव देयर नेशनल, जो NDCS जो है, थ्रू वॉलंटरी कोऑपरेशन। वॉलंटरी की बात हो रही है, सहयोग की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। इसमें भी दो तरह की मार्केट है। देखो यहाँ 3 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 ही है। टू मार्केट बेस्ड अप्रोच और एक नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच। अब इसको थोड़ा सा, मुझे कल में भी दिक्कत आई थी, कल मैं चेक नहीं कर पाया, देखो आज फिर से आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया कि यहाँ पे 3 है या 2, ये मुझे थोड़ा सा एक बार फिर से रीचेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट बेस, अब ये 6.2 6.8 ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए दे दिया गया। एक मार्केट बेस्ड जो अप्रोच है और एक नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच, वो दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये देख लो। काम की चीज ये है, तो ये ऑब्वियस सी बात है यार, बाजार आधारित होगा तो डिसेंट्रलाइज्ड होगा, मार्केट डिसाइड करेगा, उसमें कोई किंगपिनशिप की का रोल नहीं होने वाला। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज अलाउस बायलैटरल कोऑपरेशन। ठीक है, सेकेंड थिंग,
डिसेंट्रलाइज एंड अलाउज बायलैटरल कोऑपरेशन। विकेंद्रीकृत तंत्र होगा जो द्विपक्षीय सहयोग को यह अनुमति देगा। बाजार बहुत इजी है बट इंपॉर्टेंट भी है। अब आने वाले समय में इसी तरह के कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं कि यूपीएससी का जो एक लेवल है साल दर साल आपको थोड़ा सा इंक्रीज लेवल पे मिलेगा। ठीक है, चलो। अब तो पीसीएस का लेवल बढ़ गया यार, तो यूपीएससी का तो बढ़ना ही चाहिए, है ना। तो ये अगर डिसेंट्रलाइज की बात हो रही है यहाँ पे, तो नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच क्या होगा? तो ये प्रमोट्स मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन थ्रू फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। यानी ये बेसिकली पॉलिसी लेवल पे बात हो रही है। ठीक है, ये कैसे करोगे आप? अगर फाइनेंस देना है या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है या कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है तो ये पॉलिसी लेवल पे ही होगा। ठीक है, चलो, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय रूप से हस्तांतरित शमन परिणामों का व्यापार संभव बनाता है। यानी मार्केट बेस्ड अप्रोच जो है हमारा, ठीक है, इट्स इनेबल्स ट्रेडिंग ऑफ इंटरनेशनल जो ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम, आईटीएमओ जिसको कहते हैं हम। ठीक है, ये कुल मिला के जो इमिशन है रिडक्शन की बात करता है। इमिशन को रिडक्शन करना है तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों चाहिए? मोहित कुमार, मयंक जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी मोहित कुमार के पास एक वो घर में खाना बनाने का चूल्हा है। ठीक है, तो कोयला भी अलग, एनवायरनमेंट को इफेक्ट पड़ेगा और प्लस उनके हेल्थ पे भी इशू इशू पड़ेगा। लेकिन अगर कोई गैस का चूल्हा दे दे तो, बट गैस का चूल्हा परचेस करने के लिए पैसे नहीं है, तो पैसा अगर दे दिया जाए तो आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, जल्दी खाना पक जाएगा, एनवायरनमेंट भी सही रहेगा। यानी कुल मिला के मिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो इमिशन रिडक्शन की बात हो रही है कि आप अपनी ग्रोथ पर से कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। क्योंकि आप, मगर मान लो कि यार कि क्या ऐसा पॉसिबल है, जरा से आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जिनको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा उनके लिए। नहीं नहीं, स्टैंडर्ड ऊपर हो जाए नहीं, आप ऐसे समझो पहले मेरे क्वेश्चन, मेरा मेरा स्टेटमेंट सुनो पहले। आपके मेरे घर में, चलो मेरे घर में, अपने घर की बात करता हूँ। मेरे घर में कोल बेस एक चूल्हा है, ठीक ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए कि जब तक गैस का चूल्हा नहीं आए तब तक मेरे घर में खाना ना बने? क्या ये पॉसिबल है? मैं तब तक, मैंने कसम खाई है कि अब तो खाना गैस के चूल्हे पे बनेगा, तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो मेरा मेरे चूल्हे पे खाना तो बनते रहना चाहिए, बनते रहना चाहिए, मत तक कब, मगर कब तक? जब तक कि मुझे बाहर से हेल्प नहीं मिल जाती है कि भाई उज्ज्वला एक स्कीम से मेरा सिलेंडर आ गया, चूल्हा आ गया, बात खत्म हो गई। क्लियर है? अब समझ में आई बात? यानी मेरा, जब तक मैं कैपेबल ना हो जाऊं। क्लियर है? चलो, उत्सर्जन व्यापार इसमें शामिल नहीं है। देखो इसमें शामिल है, इसमें इमिशन को, उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई है, उत्सर्जन में कमी, उत्सर्जन में कमी की बात कही गई है। इस लाइन का मतलब ये निकल के आ रहा है, इमिशन रिडक्शन की बात हो रही है। रिक्वायर जो क्रॉसपॉन्डिंग एडजस्टमेंट टू एनडीसीएस, तो जो भी एडजस्ट करना होगा एनडीसीएस में वो करना होगा। ये कौन सा बेस है? बाजार, मार्केट बेस्ड अप्रोच। और जो नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच है इसमें एक से अधिक पक्ष इसमें भाग लेंगे, यानी इन्वॉल्व मोर देन वन पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेटिंग पार्टीज होंगे वो लेंगे अपना। गवर्नमेंट होगी, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी। भाई देखो, फाइनेंस चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, तो गवर्नमेंट तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सिर्फ एक्सचेंज करेगी ना, कोई तो तीसरी पार्टी तो होगी ना। गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आई, उस्ताद योजना लेके आनी है, हमें लोगों को, अपने लोगों को स्किल्ड करना है। अब लोग ही नहीं जाए तो सेकंड पार्टी तैयार नहीं है।
क्लियर है? चलो, तो इसमें एक से अधिक पक्ष होंगे, ये सीधा प्री में पूछेगा, मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूं, ये सीधा प्री में आएगा। हाँ, ये 6.8, 6.4, 6.2 ये नहीं पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा यार कि भाई मार्केट बेस्ड और नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच क्या है। अगर आप इसको मेंस में इस वर्ड टर्म्स को यूज कर रहे हो तो आपका आंसर फ्लरिश हो जाएगा, नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप बेटर, दूसरों से बेटर कर रहे हो। ठीक है, चलो, ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये देखो, ये एनडीसीएस का एडजस्टमेंट, अभी वो उस पर ही बात होगी। 6.4 क्या कहता है, देखो ये 6.2 था, मार्केट वाला 6.8 ये हो गया, इसके बीच में 6.4 भी है, तो सेंट्रलाइज्ड मैनेज की बात कर रहा है ये बाय यूएनएफसीसीएस, इसको ये प्रबंधित है, मैनेज्ड बाय, ठीक है। कार्बन बाजार बनाता है ये ग्लोबल लेवल पे, क्रिएट अ ग्लोबल कार्बन मार्केट, और जो बेस लाइन एंड क्रेडिट मैकेनिज्म है, बेस लाइन एंड क्रेडिटिंग प्रणाली जो है ये लागू करता है। ये क्योटो में भी था 1997 का, जापान वाला क्लीन डेवलपमेंट मशीन, उसके समान रहेगा ये मैकेनिज्म, मशीन बोल दिया, मैकेनिज्म। ये सब प्री के लिए बहुत, देखो मैं ये इसलिए इतना बता रहा हूं ना, क्वेश्चन जैसे ही यहाँ पे आया और आप कहोगे सर पता नहीं कहां से पूछ लिया, अब थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ाओ। ठीक है, चलो 6.2 में ये जो क्रॉसपॉन्डिंग एडजस्टमेंट की बात अभी हम कर रहे थे, वो क्या है, ये 6.2 वाला है ना, ये एडजस्टमेंट की बात हो रही है, वो क्या है। तो किसी देश में उत्सर्जन स्तरों को कोई एडजस्ट करेगा जब वह आरटीएमओएस का एक्सपोर्ट या आयात करता है। कब होगा, अगर कोई कंपनी या कोई देश जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई सामान बेच रहा है, चलो इंडिया जो है ये जूते बेच रहा है अमेरिका को, सेल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका के पास ये राइट होगा, पहले समझना, अमेरिका के पास राइट है कि यार इस जूते को बनाने में बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन हुआ है, मैं इस जूते को नहीं परचेस करूंगा। तो वहां पे ये यूएनएफसीसी जो है ये आके कहेगा कि नहीं नहीं भाई, क्योंकि मार्केट बेस्ड है ना, ये देखो बाजार आधारित दृष्टिकोण है, मार्केट बेस्ड अप्रोच है, तो नहीं एडजस्ट कर लेगा कि नहीं यार वो टेक्नोलॉजी अभी लगा रहा है नया, वो अपनी अपनी फैक्ट्री को अपग्रेड कर रहा है, अभी फिलहाल ले लो उससे, ताकि उसको उस पर भी बर्डन ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है यार, कमेंट? चलो ठीक, जबरदस्ती नहीं करना है, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, मैं एकदम लेमन टर्म्स में मैं बता रहा हूँ कि ताकि एग्जामिनेशन हॉल तक काम आए। जैसे एप्पल की कंपनी ने कह दिया कि भैया चाइना से हम अब ऐप जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर नहीं करवाएंगे, क्यों, क्योंकि वो बच्चों का यूज कर रहा है उसको प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, एक और इसका एग्जाम्पल दे, कोई एग्जाम्पल दे सकता है किसी के दिमाग में हो? देखो मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों ने ढंग से क्लास किया होगा तो याद होगा, इंडिया का जो स्टील है यूरोप में नहीं बिक रहा, बताया था मैंने क्लास में। क्यों? क्योंकि ये कार्बन इमिशन ज्यादा कर रहा है, याद आया किसी को? यूरोप में, जी। अब ये टैक्स पूछ देता तो फिर, ये बताया था यस या नो, ये तो कोई बताओ। चलो, तो अब यार आप लोग, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए ना, आपके दिमाग में हलवा और पूड़ी घूम रहा है, वाह सही है। चलो, तो ये तीन मामलों में अब ये एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ होगा, एक होगा आपका जो जीएसजी मैट्रिक्स है, उसमें आपका जो पर जो एनुअल इकोनॉमिक वाइड कैसा है, इसका इमिशन कितना है, आप एक साल में कितना इमिशन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट होगा, कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया तो फिर
तब तो बैन लगेगा या कुछ टैक्स लगेगा। चलो, गैर जीएसजीएस मैट्रिक्स में यानी अक्षय ऊर्जा क्षमता, आप कितने अपने प्रोडक्ट को बनाने में जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, दूसरा हो गया। और तीसरा है पॉलिसी एंड मेजर्स, आपने अपनी कंट्री में पॉलिसी बनाया भी है कि नहीं बनाया है, कोई काउंटर मेजर्स लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो बिल्कुल तीनों चीजों पे ये एडजस्ट किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो गया। अब यही यूपीएससी पूछेगा आपसे, पढ़ते रहो, इधर उधर घूमते रहो, ठीक है। इतना ही पढ़ना होता है, इतना ही समझना होता है। बहुत ज्यादा के चक्कर में आप जो हाथ में है वो भी छूट रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपके टाइम पे मैं था तो मैं कोई स्पेशल था, नहीं, बट ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो शायद मुझे लगता है पहले के कंपैरिजन, अगर हम थोड़ा सा, मैं अपने टाइम की बात करूं, और आप लोगों में ज्यादा चैलेंजिंग आप लोगों का हो गया है। क्यों? रिसोर्सेज तो वही है, बट इतने ज्यादा रिसोर्सेज हो गए हैं, इतनी ज्यादा हो गए हैं कि आप उसी में आप भटक रहे हो, है ना। चलो, कार्बन बाजार क्या है, कार्बन मार्केट क्या है? तो ट्रेडिंग सिस्टम वेयर एंटाइटीज बाय कार्बन क्रेडिट्स टू ऑफसेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है। ऐसे व्यापार तंत्र, जब कंपनियां, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अमेरिका में कंपनी स्टैब्लिश हो रही है या एक फैक्ट्री लगाई जा रही है, इमिशन तो करेगी, धुआं तो छोड़ेगी बॉस। उत्तराखंड में चलो, एक पूरा एक एरिया जो है, उत्तराखंड के कुछ लोगों ने अपना एक पूरा वो बनाया, और वहां से, जैसे कि मान लो, ऐसे समझो, ये जिंदगी में, फिर अगर एक बार ध्यान से सुन लोगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये यूएसए है, यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाएगी, ठीक है। और ये आपका जो ट्रेड मैकेनिज्म है, ये ट्रेड मैकेनिज्म है, ये कहेगा कि भाई आप बहुत ज्यादा इमिशन कर रहे हो, कार्बन इमिशन कर रहे हो, कहा कि तो हमें पैसा दो, इसका टैक्स लगेगा। तो अथॉरिटी ही कोई टैक्स लगा सकती है, बट इन्होंने कहा अगर टैक्स नहीं, आपको पर्यावरण को बचाना होगा। बोला ठीक है, वो बॉस, हम पर्यावरण को बचाएंगे, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी ये धुआं तो हम नहीं कम कर सकते, लेकिन इसके इम्प्रूवमेंट, इन्वायरमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए चलो हम किसी थर्ड पार्टी, थर्ड कंट्री हो या अपने ही कंट्री में, वट एवर, आई रिपीट, अपनी कंट्री में भी और कहीं थर्ड वर्ल्ड, थर्ड कंट्री में भी, वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई किसी ने खाली जमीन पड़ी हुई है, उस पर बहुत सारा प्लांटेशन लगा के एक जंगल बना दिया। मियावाकी, नाम सुना है? बताया है मैंने। जापानीज टेक्निक। हाँ, यूपीएससी ने पूछा भी है। हाँ, आपने एक पूरा फॉरेस्ट तैयार कर लिया, तो पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, ये हार्ट और लंग्स की तरह काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट का। इससे इन्होंने कार्बन क्रेडिट ले लिया। ये 1 टन ये इतने सारे पेड़ पौधे लगे हैं, ट्रीज और प्लांटेशन हो गया, जिससे कि 1 टन का, 1 टन टन्स का कितना, एक कार्बन क्रेडिट हो गया, और वो इनको परचेज करना होगा। तो जब ये टैक्स लगाने आएंगे तो कहेंगे ये अमेरिका का जो ये कंपनी और फैक्ट्री है, वो दिखाएगा कि देखो हमने उत्तराखंड से ले रखा है, इतना कार्बन क्रेडिट खरीद रखा है। तो एक कार्बन क्रेडिट इजिकल टू 1 मीट्रिक टन, मैंने तो एग्जाम्पल के लिए 1 टन कह दिया, 1 मीट्रिक टन या उसके इक्विवेलेंट होगा। ये पीसीएस के लिए कर लेना, हो सकता है आईएएस में भी आ जाए, बट पीसीएस के लिए ये अब आएगा। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, कोई क्या कहते हैं, कोई और जो जो इन्वायरमेंट वाले जो सेक्शन है, जो कौन सा लोग परचेस करते हैं भाई, किसी का कुछ नोट्स खरीदते हैं ना, वो उसमें भी नहीं, आप जाके चेक कर लेना, नहीं मिलेगा कंपैरिजन। अगर होगा तो मुझे बताना जरूर, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल एंड जो पेरिस, ये 97 का है, 1997 एंड 2015। बात हो रही है किसकी? पेरिस
कार्बन ट्रेडिंग की बात हो रही है, ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग की। तो स्कोप ऑफ जो पार्टिसिपेशन है वो केवल विकसित देशों तक था, एनेक्स्टर फर्स्ट 1 तक ही ये लिमिटेड था ये। पेरिस में क्या हुआ है, इंक्लूसिव फॉर ऑल कंट्रीज, देखो सभी देशों को शामिल किया गया। पेरिस क्योटो से ज्यादा बड़ा है, ऐसे समझो, ठीक है। अडाप्शन अडाप्टेशन फंडिंग की बात करें, यानी पैसा कहां से आएगा। अडाप्टेशन फंडिंग की बात करें, अनुकूलन के लिए जो अडाप्ट, अगर मान लीजिए मुझे एक नया मशीन खरीदना है तो उसके लिए पैसे लगेंगे। तो अडाप्टेशन जो फंडिंग है, सीडीएम जो प्रोसीड कर रहा था, डायरेक्ट टू अडाप्टेशन फंड था। सीडीएम की जो भी आय होगी, क्लीन डेवलपमेंट मशीन की जो भी आय होगी, वो अडाप्टेशन कोर्स में जाएगी, उस फंड में जाती थी। यहाँ पे ये 5% जो ग्लोबल आपके जो इनकम होगी, प्रोसीड टू ग्लोबल अडाप्टेशन फंड में जाएगी। दोनों अलग अलग हैं और दोनों प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ प्री। बाजार का दायरा क्या होगा, ऑब्वियस है, फोकस्ड ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म, यानी कि बहुत लिमिटेड रहेगा बॉस। प्रोजेक्ट क्या है, कैसा है, लेकिन यहाँ पे तो यार मार्केट एंड नॉन मार्केट, कंबाइंड मार्केट एंड नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच, दोनों दोनों को जगह दी गई है, ठीक है। यूपीएससी स्टेटमेंट से पूछ लेगा आपको ऊपर नीचे करके, यूपीएससी स्टेटमेंट करके पूछ लेगा, ये भी समझ लो। तो लेगेसी जो क्रेडिट है वो क्या है, कि पुराने क्रेडिट को अनुमति दी जाती जिससे कि अधिक आपूर्ति की समस्या आ रही थी, क्योंकि ओल्डर जो क्रेडिट दिया जा रहा था उससे ओवर सप्लाई हो रही थी, यानी सप्लाई में कहीं, जैसे मान लो कि इंडिया में कार्बन क्रेडिट खरीद करने के, अमेरिका ने खरीद तो लिया, लेकिन अपना जूता बनाना, यानी जो ये सॉरी, जो पोल्यूशन है वो फैलाना कम नहीं किया था उसने। तो सप्लाई तो उसकी बढ़ती रही ना, उसके जूते बनाने की जो फैक्ट्री थी, या इंडिया की जो जूते बनाने की फैक्ट्री है, वो तो उसकी तो सप्लाई, ठीक है, तो ये ओवर सप्लाई हो जाएगा। 13 में पेरिस में क्या किया गया के बाद, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया इसको, रिस्ट्रिक्टेड यूज टू पोस्ट 20 तो 13 के बाद से क्या हुआ, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, रोक दिया गया, मना कर दिया गया कि नहीं भाई, आपको सिर्फ उससे वो कार्बन क्रेडिट लेके से काम नहीं चलेगा, कार्बन में व्यापार करना है तो आपको और भी सारे स्टेप लेने पड़ेंगे। दोनों में कंपैरिजन देख लिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आप इसको खुद से देख लो, हालांकि ये प्री में नहीं पूछा जाएगा, कहीं भी प्री में नहीं पूछा जाएगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ मीन्स, इट्स अ पार्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। जो अन्य जो इसके और जो सिग्निफिकेंस या इशू वगैरह है, वे फॉरवर्ड क्या है। अच्छा, कार्बन क्रेडिट जो ट्रेड है आपका, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब यहां से आ जाओ, कार्बन ट्रेडिंग इन इंडिया, बाकी चीजें मेंस के लिए है, ठीक है, ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, फ्रेम होगा, इट विल बी, आई डोंट नो बट हो सकता है। ये जो इंडिया में जो कार्बन का जो ट्रेडिंग है, 2023 वाला ट्रेडिंग जो स्कीम आई है, ये इंट्रोड्यूस हुई है बेसिकली 22 के तहत शुरू की गई है, अमेंड कर दिया था, इंट्रोड्यूस अंडर एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट था 2022 का। इसमें एक टू मैकेनिज्म था, इसमें एक तो कंप्लायंस था मैकेनिज्म, अनुपालन तंत्र, और दूसरा है ऑफसेट मैकेनिज्म। अब ये क्या है, तो कंप्लायंस यानी अनुपालन करना है आपको, कंप्लायंस होगा, तो मैंडेटरी फॉर एनर्जी इंसेंटिव इंडस्ट्री के लिए था ये कंप्लायंस, ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए था, जैसे कि अगर फर्टिलाइजर बना रहे हो यार, स्टील है, उनके लिए ये एक अलग था, ऊर्जा संरक्षण के लिए अलग। ऑफसेट में क्या है, वॉलंटरी फॉर इंटाइटीज आउटसाइड कंप्लायंस, यानी अनुपालन के बाहर के लिए संस्थाओं के लिए
ये वॉलंटरी था, इसके लिए अनिवार्य है। देखो ये टर्म्स देखो यहाँ पे, एक जो है मैंडेटरी है, ऑफसेट में क्या है, वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है, करना करो नहीं करना मत करो। इसके लिए ऑफसेट जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं अगर आप, तो उसके लिए कोई आपको पनिशमेंट नहीं है। हालांकि पनिशमेंट इसमें भी नहीं है, बट करना पड़ेगा। अगर एक्ट आ गया है पनिशमेंट तो मिल सकता है ना, इसके लिए नहीं मिलेगा, बट अनिवार्य जहां मिलिट्री है वहां मिलेगा। जैसे हेलमेट पहन के चलना है, ठीक है भाई, हेलमेट पहन के चलना है, तो नहीं अगर चलोगे हेलमेट पहन के तो क्या होगा, फाइन लगेगा ना, ठीक है। बट डिपेंड कर रहा है, अब गाड़ी के अंदर हेलमेट नहीं, कार के अंदर हेलमेट नहीं, बट रेस वाली कार में तो हेलमेट जरूरी है, ठीक है। चलो, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये भी वॉलंटरी है। ये 1986 के तहत स्वैच्छिक बाजार तंत्र है, स्वैच्छिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। पीसीएस ने मल्टीपल टाइम्स पूछ रखा है। ये इंसेंटिव्स जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्शन के लिए देता है, लाइक ट्री प्लांटेशन वगैरह करोगे तो आपको कुछ पैसे वगैरह मिल जाएंगे। छोटे छोटे एनजीओ ट्री प्लांटेशन का काम करते रहते हैं, ठीक है। अदर इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे पैट स्कीम है, ये रिड्यूस करेगा स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इन इंडस्ट्री। ऊर्जा उद्योगों में अगर एनर्जी कहीं बहुत ज्यादा लग रही है, अननेसेसरी यूज हो रही है, तो उसको कम करने का उपाय बताएगा। उसको कम करने के लिए एक योजना लाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू। इस योजना में, इस स्कीम में होता क्या बेसिकली, कि आपका फर्नेस बहुत पुराना है तो फर्नेस नया ले लो यार, चिमनी जो है उसकी सफाई होती रहनी चाहिए, मल्टीपल चीजें मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी जो सर्टिफिकेट है वो भी लेना जरूरी है, प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी कंप्लायंस के लिए। तो आप जहां भी दिखाओगे कि भाई, आप अगर कल को कोई आपसे रिश्वत मांगता है कि नहीं आपकी फैक्ट्री बहुत ज्यादा वो कर रही है, तो आप दिखा सकते हो कि भाई ये सर्टिफिकेट मेरे पास है, जांच होके जा चुकी है, चलो निकलो, कोई पैसा नहीं। क्लियर। ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। शुभो एंड राज, मयंक जी, ढंग से सुन लोगे ना, पढ़ने के बाद, क्लास में आने से पहले एक बार रीडिंग लेने के बाद ढंग से सुन लोगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में से जब एग्जाम दे के बाहर निकलोगे ना, तो आंख में आंसू नहीं होगा। मैं आपको उसी दिन के लिए बचाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, ये क्लाइमेट फाइनेंस, ये भी टर्म्स आया। क्लाइमेट फाइनेंस बार बार हो रहा है ना, तो क्वांटिफाइड गोल को जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकसित नहीं होगा यार, विकासशील होगा यहाँ पे, इसको ठीक कीजिए। क्वांटिफाइड गोल के लिए जो अपना जो डिसअपॉइंटमेंट जो ये किया था, डिसअपॉइंट हुए थे, वो डेवलपिंग कंट्री थे, डेवलप कंट्री नहीं थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। विकसित देशों ने, सॉरी, विकासशील देशों ने जलवायु विद पर उन्नत न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, इससे क्या किया है, असंतोष व्यक्त किया है डेवलपिंग कंट्रीज ने, ठीक है। तो क्वांटिफाइड, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल क्या है, अब यही पूछ लेगा यूपीएससी, अगर पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ लेगा। 21 में ये जो क्वांटिफाइड गोल है उसको 21 के दौरान 25 के बाद लागू किया जाना था। ये प्रपोज किया गया था कि ड्यूरिंग, कब किया गया था, कोप 21 में, कि 25 के बाद हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। प्रपोज किया गया था कि क्लाइमेट फाइनेंस गोल होना चाहिए। और इसी में कहा गया यार कि 2009 में यूएनएफसीसी के पक्षों ने जो 2020 में $100 बिलियन का जो मोबिलाइज करने का जो निर्णय लिया था पर एनम, इसको 25 के तक इसको बढ़ा दिया गया, जबकि डिमांड क्या की गई थी, 100 बिलियन को अब 300 बिलियन करो। कल की क्लास में मैंने भी बताया था कि यार देखो,
100 बिलियन तो मिल नहीं रहा, 300 बिलियन कहाँ से होगा, याद है? हम्म। तो लक्ष्य तो अभी प्राप्त हुआ नहीं है, तो अभी बहुत सारा जो लैकिंग तो दिख ही रहा है। ठीक है, आर्टिकल जो पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 9 है, ये भी आर्टिकल 9 क्या है, वही जो नॉन मार्केट अप्रोचेस है ना। इसमें ये क्या बता रहे हैं कि मैंडेट दैट डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। विकसित देशों को, विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई। किसको? यानी जो डेवलप कंट्री है वो प्रोवाइड करेंगे किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। यानी पैसा किसको देना है? अमेरिका को देना है, भारत को, मतलब इंडिया को मिलेगा, ऐसे समझो। सिर्फ इंडिया को नहीं, और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो जलवायु वित्त, अगर हम फाइनेंस की बात करें, सॉरी क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें, तो ये यूएनएफसीसी ने क्या किया है, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और ट्रांजिशनल जो फंडिंग होगी, है ना, निजी तौर पर, पब्लिक प्राइवेट एंड अल्टरनेटिव जो सोर्स से होगी, उनको वित्त पोषण करना है, फंड फंड देना है। तो एक अल्टरनेटिव सोर्स निकल के आ जाएगा, कोई भी मैडम जी, नॉन मार्केट मैंने कहा है, .9 जो है वो नॉन मार्केट है ना। ये जो है 6.8 6.9 कहाँ गया? एक 6.9, अच्छा नहीं, मेरे दिमाग में 6.8 बैठा हुआ था, ठीक है, 6.8 है ये। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कहाँ गया? अरे, हम्म, ठीक, ठीक है, चलिए, आई अपोलोजाइज। ठीक है, मुझे 6.8 और 9 ऐसा लगने लगा था। चलिए, पेरिस जो एग्रीमेंट है उसमें कहा गया कि डेवलप कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री को जो फंड का रिसोर्सेज जो है वो देंगे। ठीक है, चलो, तो ये बेसिकली जलवायु परिवर्तन जो है, तो ये सपोर्ट करेगा इसकी क्लाइमेट चेंज को, मिटिगेशन और अडेप्टेशन, स्पेशली इन वर्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, बेसिकली सबके लिए नहीं है। जैसे कि मालदीव और इंडिया में से किसी एक को हेल्प करना हो, तो प्रायोरिटी बेस्ड कौन होगा? ऑब्वियस है कि मालदीव होगा। संवेदनशील विकासशील देशों पर, सभी को नहीं, ये भी ध्यान रखना। तो एक फंड बनाया गया है। अब ऐसे समझो, लेमन टर्म्स में, लेमन टर्म्स में, आम बोलचाल की भाषा में, एक फंड क्रिएट किया गया, उसमें कुछ पैसे डाल दिए गए, कुछ अमाउंट डाल दिया गया, मान लो यार $100 बिलियन डाल दिया गया। ठीक है, अब इस फंड से, इस पैसे से जो छोटे छोटे आइसलैंड है, पहले उसकी हेल्प की जाएगी, क्योंकि डूब हो रहा है भाई, उसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल है। ठीक है, तो उसके लिए लॉस एंड जो एक फंड क्रिएट किया गया, इसी में ये भी मैंने बता रखा है, एक ग्रीन क्लाइमेट, अच्छा ये आपको एक फंड दिया गया, कहाँ गया, लॉस एंड डैमेज फंड, कोप 27 में लाया गया था, और इसको एक्टिव किया गया 28 में, कोप 28 में। ठीक है, चलो, दूसरा जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये 16 में आया, इसको भी स्टैब्लिश किया गया था, 2010 में किया गया था बेसिकली, जिसमें बताया गया, जिसमें कहा गया कि जो डेवलप कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री को एनडीसी का जो एम है उसको प्राप्त करने के लिए 100 बिलियन ये देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट।
इस सब का एक छोटा सा नोट्स बनाओगे ना, तो बहुत प्रिसाइजली मैनर में बन के आपका मेंस के लिए तैयार हो जाएगा, और प्री में भी कुछ काम आ जाएगा। एक अडेप्टेशन फंड भी था, इसको सेटअप किया गया था 2001 में क्योटो में, इसको फिर अडेप्ट कर लिया गया। सॉरी, क्योटो 97 में हुआ है, इसी प्रोटोकॉल के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था, अडेप्टेशन फंड। ठीक है। पेरिस में 2015 का जो पेरिस है उसमें 6.4 के तहत जो मार्केट अप्रोच जो है, मैकेनिज्म है, उसके तहत आपको 5% आय प्राप्त अगर हो रहा है तो आपको यहाँ पे खर्च करना, मतलब ये इसमें कंट्रीब्यूट करना है। तो रिसीव 5% ऑफ प्रोसीड फ्रॉम द मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 6.4 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है। चलो, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड क्या है? स्टैब्लिश हुआ कोप 7 में किया गया था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर देखो, और एनर्जी को लेकर। ठीक है, बट इसमें काम हुआ नहीं कभी भी। ठीक है, ये भी देख लो। सबसे कम विकसित देशों का एक कोष बनाया गया कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड जो है, ये भी 2001 में कोप 7 से ही लाया गया, और कहा गया कि जो भी अडेप्टेशन उनका नेशनल लेवल का कोई अगर प्रोग्राम चल रहा है तो उसको फंड करने की बात थी इसमें। ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है उसके द्वारा ये ऑपरेट होती है या एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। ठीक है, ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे वो मैगजीन का नाम क्या था भाई, जल्दी से बताओ, जो एनवायरनमेंट के लिए सब पढ़ते हैं, फोकस रखते हैं, और हर साल। मैं नहीं बोल सकता, लेकिन नाम मैं भूल गया उसका। नहीं नहीं, डाउन टू अर्थ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक मैगजीन निकलती है, सब लोग उसको फोकस करते हैं। कुछ मैगजीन है। नहीं नहीं नहीं, वो भी, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक और है क्या, शशांक नहीं, हम्म, चंद्रशेखर, ऐसे कुछ एक मैगजीन है। हाँ हाँ हाँ, ये वही वाला, हाँ। जी, पार्वती आईएएस। जी बिल्कुल। चलिए, ठीक है। तो ये काम की चीज निकल के आ गई। अब आते हैं कि इशू क्या है। तो इशू, जब भी अगर देखोगे तो ये इशू, इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस। रिक्वायरमेंट क्यों है? तो इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस। एक बार थोड़ा सा, जिन लोगों, जो लोग गलती से देख रहे हैं, या कोई आपके फ्रेंड सर्किल में कोई देख रहा है, तो उनसे थोड़ा सा, शुभो राज एंड जो और भी जो लोग हैं, आप वो भी थोड़ा सा जाके देखिए, उनसे थोड़ा सा मैच, ये टॉपिक जरा सा पूछिएगा, क्या ये इतनी डिटेल में है वहां पे, या इतनी प्रिसाइज मैनर में है। मैं अगर होगा, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हो सकता, बट मुझे, मैं देखना चाह रहा था। तो अगर कभी, ऐसा नहीं कि सारा काम छोड़ के करें, लेकिन दिमाग में रखो, अगर होगा तो मुझे लेट मी नो। ठीक है, बताना मुझे। चलो, ताकि आप लोगों का भी जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाएगा, थोड़ा बूस्ट हो जाएगा यार, कि जो पढ़ रहे हैं हम ढंग से चीजें पढ़ रहे हैं। चलो, डेटा बैंक देख लेते हैं थोड़ा सा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो सर पढ़ा रहे हैं कम से कम चीजें। जी, अबाउट फंड्स, द डिटेल आर गिवन इन द बुक, माय सोर्सेज आर द सेम ऑफ द conceptual अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, बुक में है ना? नहीं, बुक में तो, अरे बुक में तो बहुत ज्यादा होगा ना भाई, बुक में तो मैडम जी बहुत ज्यादा होगा ना। अच्छा, बुक में ही मिला अभी तक। चलो, नहीं, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। चलो ठीक है, मैं वहां से आपको बता दे रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में भी था। जी, चलो, डेटा बैंक।
डेटा बैंक थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। 24 का ये जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ जो क्लाइमेट फाइनेंस है 2024 का, मे बी इससे क्वेश्चन आ भी सकता है, बट क्योंकि डेटा जहां पे है तो थोड़ा सा मुझे डाउट होता है। चलो, फिर भी रिक्वायरमेंट क्या है डेटा बैंक में, अगर आप देखोगे 20% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बता रहा है ये, 18 to 22। इसको थोड़ा सा देख सकते हो, अदरवाइज डेटा आप छोड़ सकते हो, डेटा से क्वेश्चन होगा नहीं। क्या क्या स्टेप लिया गया है, हाँ ठीक है, स्टेप थोड़ा सा आप ये भी पार्ट ऑफ मेंस ही है, ठीक है, तो इसको भी आप मेंस के लिए रखो अभी, ठीक है, इसको भी मेंस के लिए रखो, तो वे फॉरवर्ड है, ऑब्वियस है। जस्ट ट्रांजिशन की बात हो रही है, संक्रमण में ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक स्टेज है, जैसे आप जो है पहले 10th में पढ़ते थे, अब 11th में पढ़ रहे हैं, तो ट्रांजिशन हो गया ना, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना ट्रांजिशन है, और उसका बीच का स्टेज बेसिकली पूरी तरह से नहीं, रनिंग, जैसे आप जिस 25 इज अ ट्रांजिशनल फेज, आप पूरी तरह से 26 में नहीं है, पूरी तरह से 24 में भी नहीं है, दो स्टेज के बीच वाला जो ये होता है ट्रांजिशन वाला फेज होता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन जस्ट, ये जस्ट ट्रांजिशन की बात हो रही है, न्याय संगत नहीं, जस्ट, ठीक है। तो इंडिया ने क्या, ये एनुअल राउंड टेबल पे 29 का ही ये बेसिकली है, कोप 29 में लिया गया था एक न्याय संगत संक्रमण, यानी जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो एक जस्टिस एंड इक्विटेबल एक्शन होना चाहिए, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट को लेकर जस्टिस एंड इक्विटेबल एक्शन होना चाहिए। इसके लिए ग्राउंड टेबल हुआ था, मीटिंग भी हुआ था, जिसमें कोप 29 में ही हुआ था, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ कोप 29। तो ये जस्ट ट्रांजिशन है क्या चीज, न्याय संगत संक्रमण कहते किसको है, तो इसका डेफिनेशन भी अलग अलग है। तो आईएलओ ने इसको डिफाइन किया है कि ट्रांजिशन इज द ग्रीनर इकोनॉमी इन अ फेयर इंक्लूसिव वे, इंश्योरिंग डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज वाइल लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई पीछे ना छूट जाए, एक हरित अर्थव्यवस्था में न्यायपूर्ण और समावेशी तरीके से संक्रमण होना चाहिए, जिससे कार्य के उचित अवसर सुनिश्चित होते हैं, यानी सभी को मौका मिलना चाहिए, कोई पीछे नहीं छोड़ा जाए। तो हमारे लिए अंत्योदय वाला जो एक कॉन्सेप्ट है इंडिया में, है ना, अंत्योदय स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट है महामना मदन मोहन मालवीय का, अंतिम व्यक्ति गांधी जी का भी है, अंतिम पायदान में खड़े अंतिम व्यक्ति तक अपनी उस विकास का, जैसे कि किसी चीज को देखने का नजरिया क्या है कि हाईवे बन रहे हैं, तो क्या इससे आम कॉमन मैन को फायदा हो रहा है कि नहीं, हाईवे में सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं चलेंगी, साइकिल भी चलेगी, और साइकिल को चलने के लिए उनका एक अलग से एक वो रो बना दिया गया है, भाई इतना ये पूरा हाईवे है, यहाँ पे सिर्फ साइकिल चलेंगी, बाकी तो अपना हेवी व्हीकल चलेगी ही चलेगी, या टू व्हीलर के लिए है ना, ऐसा कुछ। जी मिसबा जी, चलो ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, शिफ्ट फ्रॉम हाई कार्बन सिस्टम टू लो कार्बन सिस्टम सस्टेनेबल इकोनॉमी, तो उच्च कार्बन प्रणालियों से कम कार्बन जो जनरेट कर रहा हो, और एक स्टेबल आपकी इकोनॉमी के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए, जो हम सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो हमें हाई कार्बन से, यानी कोयला वाला जो जिसमें हमारा खाना बन रहा है रोज का, उससे हम गैस स्टोव की तरफ चले जाएं, ट्रांजिशन हो गया। तो वो सबके लिए होना चाहिए ना, अगर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में होगी तो वो न्याय संगत तो नहीं होगी, जस्टिफिकेबल तो नहीं होगी ना, ठीक है, बस यही करना था। बाकी आप इसका कॉन्सेप्ट में और नहीं जाना है, बाकी आप इसको को मेंस के लिए पढ़ सकते हैं,
क्योंकि ये पूरा मेंस के लिए है। बट अभी फिलहाल क्या जॉब है और ऊर्जा सुरक्षा क्या है, ठीक है, काम की चीज यहां से आपको फ्री में देखना है। पहले भी आप जान चुके हैं, ऑब्वियस है। राज, अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क, है ना, सभी लोग पूछ सकते हैं। बट ये चूंकि फैक्चुअल है, कोप 21 पेरिस, कोप 2018 कोविड से फोकस किस पे किया गया है, कौन सा डिक्लेरेशन हुआ है इसमें, सिलेसिया डिक्लेरेशन, सॉलिडैरिटी एंड जस्ट ट्रांजिशन फोकसिंग ऑन वर्क प्रोटेक्शन की बात हो रही थी, ठीक है। 26 ये ग्लासगो में हुआ, इसमें इंडिया ने दिया था, इंडिया ने हाईलाइट किया था द नीड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, वित्तीय, भारत ने वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया था। और जो साउथ अफ्रीका है, लॉन्च किया था जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, साउथ अफ्रीका ने किया था ये सब प्री के लिए है, ठीक है, इसलिए टॉपिक ही बता दिया ऊपर मैंने, प्री। शर्म अल शेख में एक जॉइंट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ 27, कोप 22 में हुआ था शर्म अल शेख में, ठीक है। पहला डायलॉग वहां पे, फर्स्ट डायलॉग हुआ है अंडर JTWP टुक प्लेस, ठीक है। कोप 23 में दुबई में हुआ, इसमें इस वर्ड टर्म्स की बात करो तो न्यायसंगत संक्रमण को लागू करने के लिए एक जो इवेलुएट स्ट्रेटेजी फॉर इंप्लीमेंटिंग जस्ट ट्रांजिशन, दुबई में। बस हो गया, इतना ही करना था, एक एक लाइन। सर फैक्चुअल क्वेश्चन कंसेप्ट क्वेश्चन का रेशियो क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग। अब तो देखो, अभी तो 30-40-60 का रेशियो हो गया है, मिक्सअप है वो बेसिकली। आप इसको ये नहीं कह सकते, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की अगर हम बात करें, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। सब्जेक्ट में अगर हम बात करें इकोनॉमी का, इन्वायरमेंट का, तो इसमें या फिर इनका रोल ज्यादा है। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो फिर मुश्किल है। बिना कॉन्सेप्ट के आप ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, ये तीन चीज जो है आपको कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब साइंस एंड टेक का तो मैं बोल भी नहीं रहा, ठीक है। ये 70% का कॉन्सेप्ट बेस्ड है, 70% ये तीन सब्जेक्ट। बट फैक्ट सब में एक एक क्वेश्चन में आपको दिखेगा, फैक्चुअल चीजें भी। हिस्ट्री अब पूरा पूरी तरह से फैक्चुअल हो चुका है, ठीक है। बट वो भी रेयर, कुछ कुछ जगह पे रेयर फैक्ट है, उसको पकड़ना, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बट एरिया प्रिडिक्ट किया जा सकता है ना। बिल्कुल, कुछ फैक्ट ऐसे भी होंगे जो कॉन्सेप्ट के बेस पे ही होगा। अब आपको ये नहीं पता कि यू डोंट नो कि भाई OMO क्या है, मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर कैसे आप सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन को। इसीलिए कई बार मैं फैक्ट पे थोड़ा कम और कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ, कहीं कहीं पे तो वो पूरा फैक्ट होता है, ठीक है। हाँ, तो फैक्चुअल के लिए थोड़ा देखो, मैं अभी भी कहूंगा ये फैक्चुअल एंड इसकी बात करें तो 60-40 का रेशियो है, अभी भी कॉन्सेप्ट ही जीत रहा है। यूपीएससी में 60:40 का रेशियो मान के चलो, और इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 40% में 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ना आपको जो सबसे नहीं हिलेंगे, 30 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन तक तो बात बन जाएगी ना यार। 60% तो आपका कॉन्सेप्ट है, 10% का फैक्चुअल ले लो, तो 80% या 70% तो हो गया ना आपका। ठीक है, चलो, थोड़ा सा लीक से हटके बात कर रहे थे, ये सब थोड़ा सा लास्ट में पूछते तो।
मैं भी, चलो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा कि लास्ट में इसको कमेंट बोलूं। इंडिया का इनिशिएटिव क्या है? ये सब प्री का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्री पूरा। इंडिया ने अपने लिए एक जो प्रधानमंत्री खनिज कल्याण जो है, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लेके आई है। जो माइनिंग से जो ये जो फंड क्रिएट किया गया बेसिकली माइनिंग इफेक्टेड एरियाज के लिए है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया गया है, ये भी आईएस के अंडर में रहेगा। जो जो माइनिंग एरिया है, सोच लो कितना पैसा, वाह। आपको मैनेज करने मिलेगा, वाव का मतलब आपको मैनेज करने मिलेगा। वाव का मतलब ये नहीं कि घर पर ले जाना, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या है? इट्स अ नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट होगा, ये गैर लाभकारी होगा। 2015 में इसको लाया गया है। पीएलआई स्कीम आपको एवरीबडी नोज, इनकरेज करेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई इफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए, सौर ऊर्जा वाला। तो वो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। अगर ग्लोबल कोलैबोरेशन की बात करें तो पार्टनरशिप विद एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एडीबी से कोलैबोरेट हुआ है कोयला खनन पर क्षेत्र में। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एडीबी की जगह डब्ल्यूएचओ कर दिया, या डब्ल्यूटीओ कर दिया, या डब्ल्यू बैंक कर दिया, आईएमएफ कर दिया, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। कोयले की जगह पेट्रोलियम कर दिया, या फिर कुछ और कर दिया, फैक्ट। तो थोड़ा सा आपको देखना है, तो यहीं पे इसीलिए मैं एक एक चीज पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि, ठीक है, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड की बात हो रही है। कोल एसेस फंड है ये भी, कोयले पे सेक्स लगाया जा रहा है ताकि उस पैसे को हम यूज कर सके फिर क्लीन एनर्जी में, उससे पैसा निकाला जा रहा है। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो ब्लैंकेट थर्ड एसी में जो मिल रहा था ना आप लोगों को, सेकंड एसी थर्ड एसी में, उस पर भी लगता था। अब अभी लग रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे, अभी रेलवे से ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ ना। चलिए, रेलगाड़ी बहुत दिन से देखी नहीं है ना। चलो, और भी इनिशिएटिव, अदर इनिशिएटिव्स, प्रोजेक्ट्स लाइक सोलर सिटीज, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, ये सब आप। अच्छा, कुछ मैंने डिटेल लगवाया था, किसी ने मुझे शेयर किया है कि नहीं? ठीक है, ये सब गवर्नमेंट के अदर इनिशिएटिव है। ग्लोबल लेवल पे जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो है जेईपीटी, फंड और तकनीकी सहायता दी जाएगी, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट भी रहेगा फॉर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन। आईएलओ ने इसके लिए गाइडलाइंस भी दिया है 2015 में। सभी गवर्नमेंट उस पर थोड़ा सा, कोई भी पॉलिसी मेकिंग होगा तो उस पर ध्यान रखेगी कि क्या एक सजेशन मिला है या गाइडलाइन क्या मिला है ना। जस्ट वाला, जस्ट ट्रांजिशन फॉर ऑल, ये पहल जो है ये विश्व बैंक की है, वर्ल्ड बैंक, जो कोयला संक्रमण से आपको जन केंद्रित दृष्टिकोण पर मिनी अप्रोच पे फोकस करेगी। एम्फेसिस पीपल सेंट्रिक अप्रोच टू ट्रांजिशनिंग फ्रॉम कोल, कोयले से, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। चुनौतियां वगैरह तो चलो छोड़ ही दो यार। इंडिया को भी अभी 30 साल लगेंगे अभी ट्रांजिशन करने में, एक $1 ट्रिलियन से भी अधिक रिक्वायरमेंट होगी इंडिया की, ठीक है। छोड़ दो, इज द पार्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। कोप 16 टू द यूएन सीबीडी। यूएन सीबीडी क्या है भाई? ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फुल फॉर्म इसका ये हुआ यूएन की। 16th इनका ये हुआ है, कहाँ पे हुआ है? कोलंबिया में हुआ है। ये पीसीएस पे देख लेना। टॉपिक तो ये था, बट अभी हमने देखा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र
कल्याण योजना अभी ऊपर देखा था ना, उसकी डिटेलिंग मिल गई यहाँ पे थोड़ा सा। यही चीज मैं पीवाईक्यू में भी कर रहा हूँ। तो इस बार का जो पीवाईक्यू जो प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट जितना एडवांस हो सकेगा, जितना ऑथेंटिक हो सकेगा, उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं, रिपीटेशन नहीं है। क्या रिपीटेशन है? क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, डिटेलिंग नहीं। अरे बाबा सुन तो लो, पॉइंट सेम है बट डिटेलिंग है। जी 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 जी। तो डिटेलिंग से क्वेश्चन बनता है ना, एक एक जो गवर्नमेंट की स्कीम है, तो आप क्या इसको प्री के लिए नहीं पढ़ोगे, छोड़ के जाओगे? जरा सोच के देखो यार, गवर्नमेंट की स्कीम है ना, आप कैसे छोड़ सकते हो? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है, ठीक है, 15 में हुआ है, पीला स्कीम है, ठीक है। रिपीट हुआ है क्या ये? जल्दी से मुझे बताओ, सेम पॉइंट है क्या, रिपीट हुआ है क्या? थोड़ा सा इलाबोरेट कर दिया है इसको, ठीक है। एक मिनट एक मिनट। डिटेलिंग ज्यादा है इसमें, ठीक है। यूएनसीबीडी, यहां से देख लेते हैं, ठीक है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है। चलो ठीक है, समझ गया मैं। यूएनसीबीडी का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कहाँ से आया है भाई? ये वर्ड जो कॉइन हुआ है, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओरिजिन कहाँ पे है इसका? ब्राजील, रेने, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। यूएनईपी के तहत 1992 93 में, सॉरी, इसको इम्पोज हुआ ये, ठीक है। इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण करना है। और इसके जो कंपोनेंट है, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, और अनुवांशिक जो संसाधनों का जो लाभ है, उचित और समान, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज बेनिफिट, सबको मिलना चाहिए। इंडिया भी इसका मेंबर है अभी फिलहाल, ठीक है, बट यूएस नहीं है। अमेरिका इसके पक्ष में नहीं था, बट ठीक है। चलो, एक कोमिन वाला है फ्रेमवर्क, कोमिन, मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, मॉन्ट्रियल, ये बायोडाइवर्सिटी है, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। 2022 का है ये मॉन्ट्रियल वाला। 50 तक इसका जो एम है, 50 के लिए, 30 के लिए इसका एम अलग है, 50 के लिए अलग है, तो थोड़ा ये लॉन्ग टर्म हो गया, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। एंड इट्स अ शॉर्ट टर्म कह लो यार, 20 साल आगे है, 20 साल पीछे है ना, ऐसा। सो इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेट एंड इन्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। 30/30 काम की चीज क्या है वो देखो, यहाँ इसको अगर टारगेट करना है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को के लिए जो फंड जो है, क्लोज टू 700 बिलियन एनुअल बायोडाइवर्सिटी जो फाइनेंशियल गैप है, उसको खत्म करना है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 30/30 के लिए क्या है इसका? 30/30, लैंड हो, ओशियन हो, और जो भी आपका जो इनलैंड वाटर, और जो रिस्टोर 30% डिग्रेड इकोसिस्टम, उसको रिस्टैब्लिश करना है, ये इसका लक्ष्य है। और जो जो रिड्यूस इन्वेजिव जो अलाइन है, एलियन स्पीसीज जो है, सॉरी, एलियन स्पीसीज जो है, या फिर जो फॉरेन स्पीसीज जो है, जो इंडक्ट हो जा रही है कहीं, किसी भी हालत में मतलब पहुंच रही है जो, उसको 50% तक कम करना है। और एक
मैकेनिज्म को डेवलप करना फॉर इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। थर्टी वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करना मुझे लगता है यहां से आना चाहिए, इसको अच्छे से कर लेना थोड़ा सा। कई बार पढ़ाने बनाने वक्त भी थोड़ा सा जब प्रिपेयर कर रहा होता ना तो उतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं थोड़ा सा डाउट होता है, बट जब पढ़ाने बैठ रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस जो लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग उसको देख लो, ठीक है। परिणाम वगैरह क्या हुआ सब चलो छोड़ो, ये सब तो हो गया। आउटकम क्या क्या निकल रहा है सब चलो छोड़ो। कमिटमेंट क्या है, ठीक है, बजट वगैरह में दिया जा रहा है, ठीक है, इंडिया का है, इंपॉर्टेंट होगा। अपडेट किया है इन्होंने, चलो थोड़ा सा इंडिया का जो कमिटमेंट है वो देख लेते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडिया ने कमिटमेंट किया क्या है बायोडायवर्सिटी के लिए। तो अपडेटेड एनबीएसएफ के लिए किया गया, इंक्लूडिंग 26 टारगेट लिया है इन्होंने, ठीक है। कोप 16 में ले लिया था कमिटमेंट, ठीक है। होल ऑफ सोसाइटी, होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अलाइंड, होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी का वाला जो अप्रोच को अडाप्ट करते हुए 23 जो इन्होंने टारगेट को सेट किया है। इसके लिए फंड भी दिया जा रहा है, 25 से 30 तक फंड भी मिलेगा, लगभग 81,000 करोड़ का बजट भी मिल गया। बजट इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना पैसा, यूपीएससी ये सब नहीं पूछता, ठीक है। बट एडवोकेसी ऑफ ग्लोबल जो कॉरपोरेशन है उसकी वकालत तो इंडिया कर ही रहा है। तो इंडिया चाहता भी है कि भाई रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए एक टारगेट बनाया गया है $200 बिलियन का एनुअली का, जिसमें कि 30 बिलियन कम से कम इंटरनेशनल फंड से मिलना चाहिए, या इंटरनेशनल फाइनेंस होना चाहिए, बाहर से पैसा आना चाहिए, कम से कम 30 बिलियन बाहर से आ जाए, बाकी हम खुद मैनेज कर लेंगे। टारगेट 19 है, ठीक है। ये पूरा फ्री के लिए है। प्लैनेट फॉर मदर एक अभियान भी चलाया गया, बिग कैट कंजर्वेशन एंड रामसर साइट जो है, ये इसका अभी फ्यूचर प्लानिंग है, इंक्रीज करना है रामसर साइट का। तो रामसर साइट से याद आया, रामसर साइट अभी कितना हो गया है, 85 हो गया क्रॉस, 89 हो गया आई थिंक, बताना जरा सा मुझे कितना हो गया, 85 और 89? अरे पीसीएस पूछेगा भाई, आईएएस नहीं पूछेगा, 89 हो गया, चलो। हाँ मुझे लग रहा था शायद 89 है, मैंने कहीं दिमाग ध्यान में था। चलो जो चैलेंजेस है उसको मेंस में देख लेना, अभी हम मेंस पे बात नहीं कर रहे हैं। शिवांगी जी, जी शिवांगी जी हैं क्लास में? हम्म, चलो। झारखंड एंड सिक्किम, द फर्स्ट साइट, हाँ बिल्कुल, इसको नाम को रट के जाना। पीसीएस में रामबाण है, आईएएस में नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है, 1% चांस, 1% चांस है, बट कोई भी पीसीएस में ये 100% है, कोई भी पीसीएस में, ठीक है। चलो अब आ जाओ मुद्दे की बात। एक नेशनल, आपने कुछ टॉपिक छोड़ दिया क्या? हाँ यहाँ पे सॉरी, ये टॉपिक था, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और उसकी क्रियावली योजना की बात हो रही है, ठीक है। नेशनल एनबीएसएफ है ना, नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, ठीक है। इंडिया ने अनवील किया है, अपडेट किया है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर में, है ना। जी फैब में हुआ है, ठीक है। तो अब 89 रामसर साइट तो नहीं पढ़ सकते ना, तो पिछले 2 साल में जितने ऐड हुए हैं वो पढ़ दो यार, इसका भी एक तरीका है, ट्रिक है। स्पॉन्टेनियस मुझे ये दिमाग में आया कि पूरा 89 तो याद नहीं किया जाता, फर्स्ट कौन सा है वो देख लो,
ठीक है, और लास्ट के जो 89 में से 9, लास्ट के 9 देख के जाना। 89 में से 80 छोड़ दो, फर्स्ट देख लेना और लास्ट के 9 देख के जाना। ये डुएबल है, अब इस पे कटौती नहीं हो सकती है ना। चलो, तो इंडिया ने कोप 16 में अपना एक अपडेट किया है एनबी सैप का, 24 से 30 के बीच में एक अनरिवील किया था कि भाई हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए कमिटमेंट दिया था। तो कमिटमेंट क्या था इसका, आर्टिकल 6 वाला ही ये है। ऑब्जेक्टिव है कि भाई सबको जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्वेशन, सस्टेनेबल रिसोर्सेज है, यूजेस है, फेयर एंड फेयर शेयरिंग फॉर ऑफ बेनिफिट जो ड्राइव्स फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये सब चीजें हैं। ठीक है, कॉमन चीजें हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हो। कुंगमिन वाला और ये दोनों डिटेल मैंने अभी ऊपर बता दिया है, उसी का ही रिपीटेशन है। ठीक है, इसको देख सकते हो। हाँ, ये जो एनबीटीएस का जो बेसिकली जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी का जो टारगेट है, ये इंपॉर्टेंट है, जो विच इज बेस्ड ऑन 23, अरे यार 3 नहीं है 20, अच्छा 23 एनबीटीएस बेस्ड ऑन 3 थीम, 3 प्रमुख विषयों पर 23 एनबीटीएस है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बहुत। फर्स्ट, रिड्यूसिंग थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के खतरे को कम करना है। नेक्स्ट, संसाधन का सतत उपयोग सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज, ठीक है, एंड एनहांसिंग टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, जो भी अपने टूल्स वगैरह है उसको बढ़ाना है, जो भी काम में आए। ठीक है, ये 3 चीज करके जाना। ठीक है, बाकी आप छोड़ सकते हो, रिसोर्सेज वगैरह का है। 1 सेकेंड, आप लोगों को नहीं छोड़ना है, आप लोगों को पूरा एक बार रीडिंग तो लेना ही है, बट उसमें से एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से प्री के लिए जो क्या अप्रोच होना चाहिए उस पर बात हो रही है। यही रीजन है कि अभी जो नए बच्चे आ भी रहे हैं तो मैं एडमिशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस स्पीड से पढ़ा रहा हूँ एक नए बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल होगा। तो मैं क्लास में देख रहा हूँ कि अभी कोई नया बच्चा नहीं है, तो आराम से चीजें चल जाएंगी। बीच में किसी नए बच्चे को डालना ठीक नहीं रहेगा। ऑलरेडी मेरे पास अभी 4 नए बच्चे हैं, बट मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, कम से कम इसमें तो मर्ज नहीं कर रहा हूँ। चलिए, और अलग से पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है। दुख है कि, वो डायलॉग है ना क्या, कि दुख है जो कमी नहीं होता। चलो, बायोफिन यूएनडीपी का है, और इसका एक वैश्विक ग्लोबल इनिशिएटिव है। बायोफिन क्या है, एक नेता के रूप में इसको पहचाना जा रहा है, बायोफिन। ठीक है, चलो, अब इसमें संशोधन क्या हुआ है, बायोडाइवर्सिटी वाला जो हमारा है इंडिया में, इंडिया में क्या क्या चेंजेस आया है भाई। 1 सेकेंड। हम्म बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, जिसमें अमेंड हुआ है, 23 में ही अमेंड कर दिया। ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो भी यूएनसीबीडी के तहत जो भी कमिटमेंट है उसको पूरा करना है इंडिया की। ठीक है, तो जैव विविधता का संरक्षण हो, सतत उपयोग हो, जैविक संसाधनों का उचित वितरण हो, है ना, मतलब बेनिफिट शेयरिंग एंड, गोल है कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, सो की प्रोविजन क्या क्या है, वो बहुत ज्यादा उस पर मत जाना, की प्रोविजन या प्रावधान पे। एक चीज ध्यान, जो काम की चीज है वो देख लो जरा सा। देशी नागरिक और विदेशी नागरिक की बात हो रही है, ये सब तो आप अपने से भी कर लोगे यार, कि कहीं भी बायोडायवर्सिटी के लिए अगर हमको रिसर्च करना हो, कहीं पे उसके लिए कमर्शियल यूज करना हो, तो उसके लिए आईपीआर का एक आपको वो लगेगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस भी कहता है। ठीक है, बट यू नीड टू नो, आपको जानने की क्या जरूरत है, जानने की जरूरत है विदेशी नागरिक जो फॉरेन नेशनल है नीड अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये काम की चीज है, इसके लिए विदेशी नागरिकों के लिए जरूरी है। ये अमेंड हुआ है, अब ये पहले से था, सॉरी 22 में था ये। ठीक है,
भारतीय संस्थाओं को विदेशी नागरिकों को ज्ञान और सामग्री स्थानांतरित करने से पहले अनुमति, यानी आप कोई भी ट्रांसफर कुछ भी दे रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको परमिशन चाहिए। ठीक है, ये पहले था। अब इसमें अमेंड क्या हुआ है, काम की चीज यहीं पे है, और यही थोड़ा सा आराम से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होगा। जो काम की चीज है एग्जामिनेशन के लिए सीधा डायरेक्ट फॉर्म में, आयुष जो है चिकित्सक और पारंपरिक ज्ञान धारकों को पहुंच और लाभ वितरण दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। इसका मतलब कि एक्सेम्प्टेड किया गया आयुष जो प्रैक्टिशनरीज हैं एंड ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स जो हैं फ्रॉम एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जो ऑब्लिगेशंस था वो खत्म, उसको अब मुक्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है ये। और आपराधिक दंडों को जुर्माना से रिप्लेस किया गया, यानी कि अब जो पहले जो अपराध था, क्रिमिनल जो पेनल्टीज था, उसको रिप्लेस कर दिया फाइन से। अगर आप नियम को तोड़ते हैं, जो नियम है उसको अगर आप उसको वायलेट कर रहे हैं, तो आपको अब सिर्फ जुर्माना देकर काम चल जाएगा। जैसे हेलमेट नहीं पहना है तो आपको 6 महीने की जेल नहीं मिलेगी, आपको फाइन ही लगना है ना। इसी तरह का कुछ क्या फाइन दिया गया है कि फाइन लगाओ। ये भी एक अच्छी चीज है। बोले क्यों? कुछ लोग तो ऐसे थे कि भाई चलो 6 महीना घर में नहीं तो वहां खाना मिल जाएगा, ऐसा कुछ, हालांकि ऐसा कोई करता नहीं होगा, बट लोग होंगे, बट उसको अब फाइन में लगा दिया गया है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर टू व्हीलर चला रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना है, और हेलमेट नहीं पहनने का फाइन 1 लाख रुपया हो, तो शायद लोग घर में भी हेलमेट पहन के सोएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है, बट जरा सोच के देखिए फॉर अ मोमेंट। 10,000 रुपया हो फाइन, तो हेलमेट तो फिर वो हाथ में नहीं रहेगा, वो सर पे ही रहेगा, फिर हेलमेट पहन के ही नहाइएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा फिर, है ना। चलो, चलो तो इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, इसके लिए एनबीए है। इसका मुख्यालय कहाँ, चेन्नई में है हेडक्वार्टर एनबीए का। अथॉरिटी है ये, और इसका एक्ट कब आया था, 22 में। इसमें अमेंडमेंट कब हुआ, 23 में, अभी मैंने बताया। ठीक है। स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड है एक, स्टेट लेवल का है। इट्स नॉट एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी, एनबीएस हैंडल यूटीज। ध्यान से समझ लो, राज्य स्तर का जो स्टेट लेवल का होता है वो संघ क्षेत्र में, राज्य में लागू नहीं होगा, यानी दिल्ली में या पुडुचेरी में लागू नहीं होगा, लेकिन यूटीज में अगर आ रहा है, जैसे यूपी बिहार है ये, जैसे आप ऐसे समझो ये यूपी है तो यहाँ तो लागू होगा, बट जो 8, देर आर 8 यूटीज, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे कौन संभालेगा, एनबीए संभालेगा, यानी नेशनल लेवल। ठीक है। यूटीज के लिए केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या एनबीए है। ठीक है। नेशनल जो बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है वो उसको टेक केयर करेगी। ठीक है। एक और भी है जो लोकल लेवल पे है, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, ये लोकल लेवल पे काम करती है। 3 स्टेजेस है ना, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये देखो ऐसे, मेंस में अगर दिखाना हो, ये मेंस में भी आप इसको स्ट्रक्चर को लिख सकते हो, तो आप ऐसे बना लो, हो गया। जी मिस भाई, 23 में पूछा गया और मेरे नोट्स में भी है इनफैक्ट। ये आपको एक जो एनसीईआरटी की बुक मैंने बहुत पहले दी थी शायद, 12th क्लास की बायोलॉजी की, तो उसमें एक इन्वायरमेंट का सेक्शन है, उसमें भी है। क्या है द लास्ट वन, नॉट गेटिंग यू पॉइंट, लास्ट वन क्या है ये। ठीक है। तो ये, इसको आप फ्री के लिए देख लेना, कई बार बता चुका हूं। अच्छा, नेक्स्ट संडे को, कमिंग संडे को, अच्छा ये पूछा है उन्होंने, अच्छा ठीक है। ये बताओ मुझे, कितने लोग तैयार हैं करंट अफेयर का टेस्ट देने के लिए, करंट अफेयर जो कि डेली बेसिस पे मैं देता था, आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा रहा था, उसी का टेस्ट लेना है। ये मई जून जुलाई अगस्त ऐसे करके है, डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दे दूं क्या, पूछ रहा हूं खाली, जस्ट।
3 लोग 4 लोग, ठीक है। बाकी लोग टेस्ट नहीं देना चाहते। चलो एक काम करते हैं, कमेंट कर देना उसमें, इंग्लिश हिंदी दोनों में शेयर कर दूंगा। आप लोग, देखता हूँ अभी थोड़ा सा, बहुत आप लोग यू आर नॉट गोइंग टू, बहुत एगर नहीं दिख रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, टाइम का शेड्यूल नहीं है वो, या फिर चलो मैं ग्रुप में ऐसे शेयर कर दूंगा, टेस्ट वेस्ट छोड़ो, आप लोग पढ़ लो कम से कम एटलीस्ट, ठीक है। बस करंट अफेयर वाला होगा। करंट अफेयर का मैं जो भी न्यूज़पेपर में था, उसका कुछ जो डेली बेसिस पे था, वो पुराना कलेक्शन है। पुराना कलेक्शन का मतलब कि अगस्त सितंबर से स्टार्ट किया था मैंने, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उसी का कंपाइलेशन अगर होगा तो वो कर देंगे, जो भी होगा। आई थिंक यूट्यूब के लिए होगा तो यूट्यूब के लिए कर देंगे, जैसा भी होगा उसमें देख लेना, ठीक है। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।